हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए प्रैक्टिस सेट। और यहाँ पर हम लेकर आए हैं कुछ मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पुरानी सारी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलिए देर न करते हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। विकास किससे प्रभावित होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है विकास पर प्रभाव डालने की। कौन से कारक है जो प्रभाव डालते हैं, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है विद्यार्थियों के व्यक्तिगत कारक। तो जी हाँ, बच्चे के जो व्यक्तिगत कारक हैं वो बच्चे पर प्रभाव डाल सकते हैं। व्यक्तिगत कारक में आ सकता है कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रही है या बच्चे के स्कूल का माहौल अच्छा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है स्कूल का माहौल। तो जी हाँ, स्कूल का माहौल भी बच्चे के विकास पर प्रभाव डाल सकता है। थर्ड में दिया है सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से। तो सामाजिक पारिवारिक प्रभाव भी उस पर प्रभाव डालते हैं। मान लीजिए फैमिली में ही क्या हो रहा है, कोई किसी में अनबन हो गया है, कोई झगड़ा चल रहा है, तो बच्चे के विकास पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। बच्चे ये चीज़ें जो है बच्चे को इफेक्ट डालती हैं। और कक्षा का माहौल भी डालता है कि बच्चे आपस में झगड़ा कर लेते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उसको टीज़ करते हैं, चिढ़ाते हैं, उसको कभी आगे नहीं बैठने देते हैं, तो उसको सीखने नहीं देते हैं चीज़ें। तो वो चीज़ें भी क्या होती हैं, बच्चे पर प्रभाव डालती हैं। तो यहाँ पर तीनों जो कथन है ये सही है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या दे रखे हैं। केवल एक सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, और थर्ड में दिया हुआ है, जो लास्ट में दिया हुआ है क्या है ये, यहाँ पर इसमें दिया हुआ है फर्स्ट, सेकंड और क्या दिया हुआ है, थर्ड। तीनों पॉइंट जो हैं ये सही हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो लास्ट पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा करेक्ट और सुटेबल है। तीनों जो आंसर दिए हुए हैं वो सही हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर। डी सही है यहाँ पर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एक अभिकथन। अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था के अनुभव सकारात्मक हों, और इसका कारण दिया है। कारण दे रखा है बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ कहा गया है कि बच्चे का जो बचपन होता है उसमें क्या होता है, उसको ऐसे अनुभव मिले जो सकारात्मक हो, जो उस पर निगेटिव प्रभाव न डालें। और ये चीज़ें किससे जुड़ी हुई होती हैं, संज्ञानात्मक विकास से और संवेगात्मक विकास से। तो जी हाँ, ये चीज़ें सही हैं। बच्चे के ज्ञान से और उसके इमोशंस से जुड़ी हुई होती हैं ये चीज़ें। आपको एग्जांपल देकर मैं समझा देती हूँ। मान लीजिए बचपन में बच्चे ने कोई पेट पाला और उसको कुछ हो गया या वो खो गया, या मान लीजिए उसकी डेथ हो गई, तो बच्चा क्या करता है, उससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, प्यार करता है। और जैसे ही उसका पेट उसके पास से चला जाता है तो क्या होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। और ये घटना क्या करता है, यह घटना वो हमेशा याद रखता है और जो उसके जीवन पर बहुत प्रभाव छोड़ती है। और बचपन की जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा बनी रहती हैं, स्थायी बनी रहती हैं। बचपन में सीखी गई चीज़ें बच्चा भूलता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि उसको सकारात्मक जो है अनुभव मिले, जो उसको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलें, अच्छी अच्छी बातें हों, अच्छी यादें हों। तो जो बड़ा होने के बाद बच्चा अपना पास्ट याद करे तो अच्छी चीज़ों को याद करे, इसलिए जिससे कि वो उन चीज़ों को लेकर फ्यूचर में डिस्टर्ब ना हो। तो वो चीज़ें यहाँ पर बोली जा रही हैं। तो यहाँ देख लेते हैं क्या इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए में दिया हुआ है ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सी में देख लेते हैं क्या दिया है। सी में दिया हुआ है ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और डी में दिया है ए और आर दोनों गलत हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। दिया है ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, तो ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है बहुत छोटे बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बात की जा रही है छोटे बच्चों की और उनके समाजीकरण की, तो इसके लिए कौन सा कथन यहाँ पर सुटेबल होगा, देख लेते हैं ऑप्शन। विद्यालय समाजीकरण की प्रथम संस्था है, तो विद्यालय जो है समाजीकरण की द्वितीय संस्था होती है बच्चे के लिए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बी में देख लेते हैं परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, तो ये बात यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं सहपाठी समूह समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये द्वितीयक संस्था होती है। मुद्रक संचार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी द्वितीयक संस्था में आती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ द राइट आंसर। परिवार जो है समाजीकरण की बच्चे के लिए प्राथमिक संस्था होती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 4 में दिया हुआ है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं। 4 में दिया हुआ है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में यह समझने लगते हैं कि वस्तुएं जो हैं आंखों से ओझल हो जाना
उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता है। यह कौन सी अवस्था है? बच्चों को कब समझ आ जाता है कि जैसे कोई वस्तु उनसे दूर हो जाती है तो वो खत्म नहीं हुई है, वह है। तो देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। तो संवेदीगामक जो अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष होती है, और 0 से 2 वर्ष की अवस्था तक बच्चा कैसा हो जाता है? जो 2 वर्ष का बच्चा होता है वो समझने लगता है कि जैसे मान लीजिए उसके पापा ऑफिस गए हैं और उसकी मम्मा उसको बोल देती हैं कि बेटा पापा ऑफिस गए हैं और शाम को वापस आ जाएंगे। तो बच्चा अपने फादर से अटैच्ड है काफ़ी, पर उसको पता है कि वो शाम को वापस आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे। तो बच्चा समझने लगता है। ये कौन सी अवस्था हो जाती है? संवेदीगामक अवस्था ही है, जिसमें बच्चा समझने लगता है कि चीज़ें ओझल हो जाती हैं पर वो ख़त्म नहीं होती हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर। इसका ए और जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 5 में दिया हुआ है, कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि दो कंकड़ों का क्या करना है? 2 समूह बनाते हैं। दो कंकड़ों का क्या करते हैं? 2 समूह बना सकते हैं। बच्चे द्वारा किए गए यह कार्य अनुभव क्या दर्शाता है? बच्चे के द्वारा यह कार्य किए गए अनुभव क्या दर्शाता है? संरक्षण का अनुभव है, उसको संरक्षण कर रहा है, केंद्रीकरण कर रहा है, आत्म केंद्रिता है या वस्तु स्थायित्व है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या? बच्चा संरक्षण करना सीख रहा है। बच्चा दो जो उसने कंकड़ लिए हुए हैं उनके समूह बना रहा है, तो उनको क्या कर रहा है? संरक्षित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 6 में दिया हुआ है, निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका क्या करना करे? उसको शर्मिंदा ना करे और शर्मिंदा होने से वह बच जाए। तो लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तर्क का चरण कौन सा है? ये बताना है कि इस तर्क का कौन सा चरण दर्शाता है। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। पूर्व परंपरागत चरण है, परंपरागत चरण है या उत्तर परंपरागत चरण है या औपचारिक परंपरागत चरण है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, बच्चा क्या कर रही है? बेहद समझ चुकी है नैतिक विकास के अंतर्गत कि अगर वह होमवर्क नहीं करके ले जाएगी तो क्लास में क्या होगा? अध्यापिका उसके डांट लगाएगी, उसको शर्मिंदा करेगी बच्चों के सामने कि ये होमवर्क नहीं करके लाई है, देखिए इस बच्चे को। तो बच्ची समझ चुकी है। तो यह कौन सी अवस्था होती है? यह अवस्था होती है परंपरागत। तो ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 7 में दिया हुआ है, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। तो हमें बताना है यह कौन से प्रभाव की बात कर रहे हैं। ऑप्शन में देख लेते हैं। जैविक परिपक्वता, संवेगात्मक, आरोपण, प्रतिरूप, नैतिक। ऑप्शन सी में देख लेते हैं। सी में क्या दिया हुआ है? सांस्कृतिक उपकरणों और संज्ञानात्मक, पुरस्कार और दंड, व्यवहारात्मक। तो पुरस्कार और दंड की बात है तो किसकी आ जाती है? कोहलबर्ग की आ जाती है। पर जहाँ ही बात किसकी हो रही है? लेव वाइगोत्स्की की हो रही है। तो उन्होंने बात की है समाज की, और सांस्कृतिक जो है समाज का ही हिस्सा होती है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि लेव वाइगोत्स्की जहाँ भी आए आप समाज को देखते हुए आंसर को टिक करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, ये सांस्कृतिक उपकरण की बात हो रही है, तो ये हो जाता है करेक्ट। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 8। बात हो रही है यहाँ पर फिर से लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो बात करते हैं वो समाज की, बच्चों की हेल्प करने की। तो यहाँ पर क्या है? चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए। तो जी हाँ, ये बात किसने कही थी? लेव वाइगोत्स्की की है ये। तो ये करेक्ट हो जाएगा। बी में देख लेते हैं। बी में क्या है? विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि बच्चे समूह में कार्य करें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी तो रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। सी में देख लेते हैं। विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली को अपनाना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगी। हस्तक्षेप प्रणाली अपना सकते हैं पर हस्तक्षेप रॉन्ग हो जाएगा। ये निगेटिव वर्ड है तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर डी में दिया हुआ है, देख लेते हैं क्या दे रखा है। विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। तो बच्चों को अनुकूलित बनाने के लिए क्या करना चाहिए? उन्हें बार बार निगेटिव पुनर्बलन देना चाहिए, अर्थात उन्हें डिमोटिवेट करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, बच्चों को डिमोटिवेट नहीं करना, नकारात्मक पुनर्बलन नहीं देना है, उनको पॉजिटिव पुनर्बलन देना है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए एकदम सुटेबल हो जाएगा इसके लिए। बच्चों को क्या करना चाहिए? इन्होंने क्या बात की है लेव वाइगोत्स्की ने कि बच्चों को पाठ देना चाहिए, अर्थात उन्हें स्कैप फोल्डिंग देनी चाहिए। बच्चों को इशारे देकर अगर वो समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 9। एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है? हमें ये बताना है। तो प्रगतिशील कक्षा किसको प्रधानता देती है? देख लेते हैं ऑप्शन। अध्यापिका द्वारा चयनित पढ़ाने के तरीकों को, या पाठ्यक्रम को पूरा करने को, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्रों को, या विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को।
तो यहाँ पर हो रही है बात प्रगतिशील कक्षा की। तो प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, वहाँ पर परीक्षा केंद्रित नहीं होता है, पाठ्यक्रम को पूरा करने पर जोर नहीं दिया जाता है, अध्यापिका द्वारा या अध्यापकों द्वारा चयनित पुस्तकों को पढ़ाने पर बल नहीं दिया जाता है। वहाँ पर बात होती है किसकी, विद्यार्थियों की, बाल केंद्रित शिक्षा की। बच्चों को केंद्र में रखा जाता है और उनको प्रीफ्रेंस दिया जाता है, क्या कि विद्यार्थियों के मतों और उनको अनुभवों को क्या की जाए, प्रधानता दी जाए, उनको पहले इंपॉर्टेंस दी जाए, उनके जो अनुभव हैं, जो उनके मत हैं, उनको सुना जाए, समझा जाए और उसके द्वारा बच्चे का क्या हो, ज्ञान बढ़े, उनकी शिक्षण हो, अधिगम हो। तो यहाँ पर जो प्रगतिशील कक्षा की बात होती है तो उसके साथ जाता है ऑप्शन नंबर डी। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 10 में जो है बात हो रही है हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही हो जाएगा, देख लेते हैं। बुद्धिलब्धि किसी व्यक्ति के भविष्य में सफल होने की संभाल का सबसे सटीक अनुमान है। तो ये बात रोंग हो जाती है। बुद्धि वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होती, तो प्रभावित होती है, और यहाँ पर नेगेटिव दिया है तो इसलिए रोंग हो जाएगा। व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं, बुद्धियाँ, और विभिन्न प्रकार के स्तर पाए जाते हैं बुद्धियों के, तो ये बात सही है। बुद्धिलब्धि के सामूहिक परीक्षण विद्यार्थियों की बुद्धि स्तर मापने का जरिया है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। तो डी यहाँ पर जो है रॉन्ग है और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 11। समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार की कक्षा का वातावरण जो होता है या माहौल होता है तो क्या करता है, संज्ञान को सुसाधित करता है। यहाँ पर बात हो रही है कैसा माहौल होना चाहिए कक्षा का, तो ए दे रखा है, मुद्रक संपन्न और संसाधन से परिपूर्ण होना चाहिए, सभी संसाधन कक्षा में मौजूद हों। भययुक्त और धमकी भरा, बच्चों को धमकी दी जाए, उन्हें डराया जाए, तो ये गलत है। अगम्य और बहिष्कारी हो, बच्चे क्या करें, पढ़ें नहीं, बहिष्कार करते रहें चीज़ों का, तो ये गलत हो जाएगा। डी में है उपदेशात्मक, मतलब उनको लेक्चर दिया जाए और पाठ्यक्रम जो पुस्तक है उससे केंद्रित हो, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम पर इतना बल नहीं दिया जाता है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रक संपन्न हो और क्या हो, संसाधन परिपूर्ण हो। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 में देख लेते हैं जेंडर क्या है। तो जेंडर के बारे में बात हो रही है। जेंडर सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होते हैं। ऑप्शन बी में देख लेते हैं पूरी तरह वंशागत कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं। फिर आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। सी में दिया हुआ है आनुवांशिक लक्षणों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। या क्या होता है, जेंडर एक जन्मजात प्रवृत्ति है, तो हमें ये बताना है कौन सा राइट है। यहाँ पर यहाँ जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जेंडर जो होता है क्या होता है, सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है, ये प्राकृतिक नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। जो लिंग होता है वो होता है हमारा क्या, प्राकृतिक, और जेंडर जो होता है वो होता है सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित। तो आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 13। पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है। तो हमें ये बताना है कि चिन्हों के द्वारा दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है पियाजे के सिद्धांत में। ये समावेशन होता है, लाक्षणिक प्रकार्यता होती है, या प्रतिवर्ती सोच होती है, या संरक्षण होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये होती है लाक्षणिक प्रकार्यता। बी इज़ द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है बहुत सारी गणित जानने की बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यह किसका कथन है। तो यहाँ पर दिए हैं ऑप्शन, देख लेते हैं। जॉर्ज पोलिया का है, डेविड व्हीलर का है, हेनरी पॉइनकेयर का है, या श्रीनिवासन रामानुजन का है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डेविड व्हीलर का कथन है ये। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है निम्नलिखित में से पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर को निभाने के लिए दी जाने वाली जिम्मेदारियों को चुनिए। तो जो पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर होते हैं उन्हें कौन सी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। बाकी सदस्यों के सामान उठाने में सहायता करना, तो जी हाँ ये दी जाती है, सही है। अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और अन्य सदस्यों को अपने पीछे चलने के लिए कहना, तो यहाँ पर ये कथन सही नहीं है। विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना, तो ये उनका मुख्य कार्य होता है, ये सही है। जो उचित प्रकार से नहीं चढ़ सकते उन्हें रुकने के लिए कहना, ऐसा नहीं होता है, उन्हें मोटिवेट करते रहना होता है। ऑप्शन नंबर ई में दिया है जो साथी बीमार है उनका ध्यान रखना, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट करेक्ट निकल कर आते हैं वो है ए,
सी और ये हो जाएगा ई। तो 3 पॉइंट यहाँ पर करेक्ट हैं। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या दे रखे हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं ए बी सी ई दे रखा है, ए सी और ई है, ए सी डी ई है और ए बी डी और ई है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ए सी और ई वाला जो पॉइंट है ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। निम्न पैटर्न में आगे क्या आएगा, तो हमें यहाँ बताना है। एक पैटर्न दिया है और उसमें आगे क्या आएगा। चलिए पैटर्न देख लेते हैं। क्वेश्चन में देख लेते हैं, ये पैटर्न दिए हुए हैं। 1 + 3 = 4, 1 और 3 4 हो जाएगा, 3 और 6 9 हो जाएगा, 6 और +10 16 हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा है जो फिलिंग ब्लैंक दिए हुए हैं यहाँ पर क्या आएगा। ऑप्शंस दे रखे हैं, 1 और 3 4 हो रहे हैं, 3 और 6 9 हो रहे हैं। तो यहाँ पर समझ नहीं आ रहा, यहाँ तो 1 और 3 को ऐड करके 4 कर दिया, फिर ये वाली संख्या यहाँ वापस ले ली है इन्होंने 3, अगले में फिर वापस ये ले ली है और यहाँ पर 10। तो हमें समझ आ जाएगा कि यहाँ ये 10 ही आएगा। तो ये तो हमें पता लग गया कि यहाँ पर 10 आने वाला है। अब बताना है कि यहाँ और यहाँ क्या आएगा। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, 3 और 3 6 हो जाते हैं, 6 और 4 10 हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, पहले 3 लिया फिर 4 लिया और अगली बार क्या ले रहे हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ 5 आ जाना चाहिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 5 अगर इसमें 10 में ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 में अगर 5 ऐड करते हैं, एक एक क्रम बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 + 3 कितना हुआ, 6 हुआ और 6 अगला नंबर क्या है 10। अगर अगला नंबर 10 है तो 6 में कितना जोड़ा होगा इन्होंने, 4 जोड़ा होगा, एक नंबर बढ़ा तो 10 हुआ। अगली बार क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 और 10 में एक नंबर बढ़ाकर लिखेंगे तो हम क्या आएगा यहाँ आ जाएगा 15 और हम क्या लिखते हैं 10 और प्लस कितना 5। एक एक नंबर हम बढ़ाते जा रहे हैं, +1 ऐड करना है। ठीक है, +1 ऐड करना है नए सीरीज में या नई सीरीज में। ठीक है, नई श्रृंखला में लिख लीजिए या नई सीरीज लिख लीजिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो नई श्रृंखला में +1 ऐड करना है। तो अगले वाले जो पैटर्न आ रहा है उसमें 1 हो गया, तो यहाँ हो गया 15। तो यहाँ पर मिल गया हमें क्या, तो जो नंबर मिलता है हमें मिलता है 10 प्लस कितना 15 और इजिकल टू कितना हो जाएगा 10 और 15 कितना हो जाता है 25। तो यहाँ पर आ जाएगा 25, ये हो जाएगा हमारा आंसर। हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, अगर आपको इतना कुछ नहीं देखना है कि यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ कितना गैप है, 4 से और 9 के बीच कितना गैप है, 4 और 9 के बीच में गैप है कितना। चलिए यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ। 9 से 4 को माइनस करके देख लीजिए कितना गैप आता है 5 का। अब 16 से 9 को माइनस करके देख लीजिए, बड़ी संख्या से छोटी को माइनस करते जाइए, देखिएगा अंतर कितना आ रहा है। 9 से और 16 से 9 माइनस करते हैं तो 7 का आ जाता है। इसका मतलब क्या चल रहा है, 5 था और फिर 7 हुआ, तो कितना गैप आया इन दोनों के बीच में 2 का। तो अगली संख्या में भी किसका गैप आ जाएगा 2 का। तो 7 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9, तभी तो 9 आएगा। ठीक है, और ये संख्या क्या है, ये एक विषम संख्या है, हमें ये बात भी ध्यान रखनी है। यहाँ पर ये विषम संख्या का पैटर्न चल रहा है, तो अगली संख्या भी विषम ही आएगी। और विषम संख्या आ रही है और +2 हो रहा है तो अगली संख्या 9 हो जाती है। 1 5 7 9 ऐसे करके ना 11 13 ये इस तरह से। ठीक, तो यहाँ पर 9 आ गया। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें यहाँ का 9 मिल जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ की संख्या में क्या गैप होने वाला है 2 का। और इसमें 16 में कितना ऐड करेंगे हम 9, 16 और 9 25। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 16 + 9 करके बराबर 25। ऐसे भी आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। और एक सिंपल वे से मैंने बता दिया है, आप इसको भी ऐसे फाइंड भी कर सकते हैं। पहले 1 और 3 4 हो रहा है, उसके बाद 3 और 6 9 हो रहा है, फिर 6 और +10 16 हो रहा है। तो जो बाद वाला नंबर है वो शुरू में लिखा जाता है। तो यहाँ पर 6 + 10 है, तो शुरू में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। और अब 10 में हम क्या जोड़ें ऐसा जो हमें आगे आंसर मिल जाए। यहाँ भी देख लेंगे, 3 से 6 हुआ, 3 का गैप, 6 से 10 हो रहा है तो फिर 4 का गैप, और 10 से आगे फिर किसका गैप आएगा 5 का, क्योंकि एक एक अंक बढ़ता जा रहा है। तो 15 10 और 15 25 हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ से देख लीजिएगा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा हमारा सी इज़ द राइट आंसर। दोनों मेथड मैंने आपको करा दिए हैं, कई मेथड से हो सकता है क्वेश्चन, पर मैंने दोनों सिंपल इजी मेथड आपको करा दिए हैं, जो आपको इजी लगता है आप कीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में दिया है 2153 और इसकी पावर जो दे रखी है वो दे रखी है 167 का इकाई का अंक बताना है हमें। ठीक है, इकाई का अंक इसमें फाइंड करना है। और ये इकाई का अंक वाला जो कैलकुलेशन होती है मैं आपको पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हम इसको ऐसे क्यों करते हैं।
तो ये मैंने पिछली क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो यहाँ पर हम करते क्या हैं, अगर इकाई का अंक फाइंड करना होता है तो हम सभी संख्या जो घात में दी हुई है, तो हम घात को क्या करते हैं, घात को करते हैं हम 4 से डिवाइड। घात की संख्या को 4 से डिवाइड करने पर, 4 से भाग करने पर, तो यहाँ पर हम भाग करेंगे करने पर, ठीक है। तो कर लिख लेते हैं, इसको लिख लीजिएगा। मैं आपको सिंपल और बेसिक तरीके से ही समझा रही हूँ जिससे सबको समझ आ जाए, जिसको करना नहीं आता है भाग वो भी सीख जाए। तो हमें 4 से भाग करनी होती है, ये रूल होता है यहाँ पर, भाग 4 से ही करनी होती है। तो हम करते हैं इसमें भाग, कैसे करेंगे, चलिए टेबल को काउंट करिए। 4 के टेबल में 16 जो कितनी बार आता है, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कुछ नहीं बचता है। अब नेक्स्ट नंबर यहाँ ले लेंगे, 16 से 16 घटाते हैं तो कुछ नहीं बचा। नेक्स्ट नंबर हमारा यहाँ पर 7 था, तो 7 हमने लिख लिया है ऐसे ही। 4 के टेबल में 7 आता है, 4 से 7 बड़ा है, तो टेबल कितनी बार जाएगा, 4 बन जा 4 बन जा 4, तो ये हो जाएगा कितना 4। 7 से 4 माइनस करते हैं तो 3। तो यहाँ पर जो शेष बचता है वो कितना आता है, शेष आता है यहाँ पर 3, और ये आ गया 41। तो हम इसको लिखते कैसे हैं, हम इसको लिखेंगे, संख्या को किस तरह से लिखा जाएगा, 2153, और इसकी पावर को हम अब किस तरह से लिख देंगे, 4, और इसकी मल्टीप्लाई हमने किससे कर दी नहीं है, 41 से, और प्लस कितना 3, जो शेष बचता है उसको ऐसे हम इसको इस फॉर्म में बनाकर लिखते हैं। तो हमारे पास क्या बचता है लास्ट में 3। तो जो शेष बचता है उसको हम क्या करते हैं, इस संख्या की पावर पे लिखते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख देने, कैसे लिखेंगे कैसे इसको, इसको लिखा जाएगा, यहाँ पर 3 है, शेष बचा हुआ, इस जो भी शेष में आता है उसको पावर में लिख देते हैं, अर्थात घात में लिख देते हैं। और किस पर बात हो रही है यहाँ पे, इकाई के अंक की, तो इकाई के अंक की घात लगा देते हैं। इकाई का अंक भी यहाँ 3 दे रखा है, तो हम इस 3 को यहाँ लिख लेते हैं, और इसकी पावर हम यहाँ से शेष जो बचा था वो लगा देते हैं 3। अब 3 की पावर 3, इसको कैसे लिखते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3। पावर का मतलब क्या होता है कि जितनी घात है उसको इतनी बार मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 या 9 या 27, तो यहाँ पर आया 27। अब पूछा है इकाई का अंक, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, जो सबसे लास्ट में नंबर दे रखा है वो इकाई का ही होता है। ऐसे काउंट करते हैं ना संख्या हिंदी में, इकाई, ढाई, सैकड़ा, ऐसे करके। तो जो इकाई का अंक है वो क्या है, इकाई का अंक है यहाँ पर 7, और यही इसका आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, इकाई का अंक हुआ यहाँ पर 7, ये आंसर है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है। 7 जो है इकाई का अंक है, बी इज़ द राइट आंसर। और इसको मैंने डीपली भी समझाया है अपनी पुरानी वीडियो में, पुरानी क्लास में, यहाँ पर भी मैंने आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करके दिखा दिया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 0.3 के ऊपर बार है, प्लस 0.4 के ऊपर भी बार है, प्लस 5 के ऊपर बार है, प्लस 0.6 के ऊपर भी बार है। यहाँ पर बात पूछी जा रही है, इसका मान क्या होगा, मान बताना है। इन जो ऑप्शन दिए देख लीजिए, मान ज्ञात करना है। तो अगर किसी संख्या में बार होता है तो उसका क्या मतलब होता है, बार होता है तो क्या करते हैं हम, अगर बार होता है तब अपोन में क्या करते हैं, या बटे में क्या कर देते हैं हम, बटे में हम कर देते हैं 9 लिख देते हैं, बटे में 9 लिख देते हैं। और ये रूल सभी में चलता है। बिल्कुल इसी तरह के बेसिक क्वेश्चन आते हैं सीटेट के एग्जाम, अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल में। तो चलिए देर न करते हुए करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, बार होता है तब क्या होता है, बटे में क्या लिखते हैं, 9 लिख देते हैं। ये ध्यान रखना है बस कि 9 लिख देते हैं। चलिए कर लेते हैं इसको। 0.3 के ऊपर बार लगाकर पहले ऐसे क्वेश्चन को नोट करते हैं। 0.4 के ऊपर भी बार है, प्लस 0.5 के ऊपर बार है, प्लस 0.6 के ऊपर भी बार है। अब क्या करना है, करना ये है हमें कि यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे, यहाँ से बार रिमूव करेंगे तो लिख देंगे इसको, और यहाँ से साथ में क्या रिमूव हो जाएगा, ये पॉइंट भी रिमूव हो जाएगा, दोनों चीज़ें हट जाएंगी। तो ये पॉइंट भी हट जाएगा और बार भी हट जाएगा यहाँ से। तो 3 बटे कितना हो जाएगा 9, प्लस 4 बटे कितना हो जाएगा 9, प्लस 5 बटे कितना हो जाएगा 9। और ये बार वाले क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देते हैं, आते हैं हमेशा। और यहाँ पर 6/9, ठीक है। अब सब में 9 सेम है, हर जो है सबका समान है। अगर हर समान है तो सब में कॉमन क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो यहाँ से जो कॉमन आ जाएगा निकल करके क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 सब में एक जैसा है तो इसलिए इसको कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। अभी क्या करना है, जो ऊपर नंबर है उनको हम लिख देंगे प्लस लगाकर, इनको हम करना है क्या, ऐड। प्लस 5 और प्लस कितना है यहाँ पर, प्लस हो जाना है 6। अब हम इसको ऐड करके लिखते हैं तो क्या आएगा, 6 और 4 10 और 5 15, और ये 3 ऐड करते हैं तो कितना हो गया, ये 18। और अपॉन में कितना है 9 के टेबल में 18 आता है तो इसको इससे डिवाइड कर देना है। 9 दूनी 18,
बराबर क्या आ जाना है आंसर, आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2। 9 से डिवाइड हो गया 18, तो 2 आंसर आता है। देख लीजिए 2 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ए इज़ द राइट आंसर, ये हमारा राइट हो जाएगा। इतने ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इससे टफ नहीं आते हैं। बस आपको याद रखना है कि किस क्वेश्चन में करना क्या होता है, वो चीज़ें याद रखनी है। मैं उसी के क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ यहाँ पर जिनके बेस क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि संख्या दे रखी है और इसमें एक एक्स दिया हुआ है को 9 से विभाजित किया जा सके। तो यहाँ पर कोई संख्या आएगी तभी इसको 9 से विभाजित करेंगे। और मैंने विभाजन के जो रूल हैं वो आपको समझा दिए हैं नेक्स्ट क्लास, जो लास्ट क्लास हुई है पीछे, तो उसमें मैंने 9 से, 3 से और 4 से विभाजन के रूल आपको समझाए थे। तो हमें 9 से विभाजन का रूल करना है। यहाँ पर क्या होता है, जो दी गई संख्या है उसके अंकों का योग क्या होता है, 9 से विभाजित हो जाता है। यही रूल सेम 3 का भी होता है। अगर विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। अंकों को लिख लेते हैं, 6 + 7 + 3 + 5 प्लस ये एक्स है, इसको ऐसे ही लिखेंगे +1 लिख लिया है। अब इन अंकों का योग कर लेते हैं, 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 5 कितने हो जाते हैं, 16 और 5 हो जाएंगे 21, 21 और 1 कितना हो जाएगा 22। तो यहाँ पर आ जाता है 22 प्लस कितना है यहाँ पर x, और हमें इसको डिवाइड करना है किससे, 9 से। 9 के विभाजन का रूल ही यही है। इसको हम कब डिवाइड कर सकते हैं, इसमें क्या जोड़ें जो इन 9 से कट जाएगा, 27 भी आता है 9 के टेबल में। 21 तो छोटा रह जाएगा, 18 छोटा रह जाएगा क्योंकि ऑलरेडी 22 दे रखा है, तो 22 से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27, 9 चौक 36, 36 ज़्यादा हो जाएगा। चलिए 27 में ही कर लेते हैं क्योंकि न्यूनतम पूछा है। अंक भी यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि मान क्या पूछा था, न्यूनतम। तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं हम, तो कितना जोड़ सकते हैं हम इसमें, 22 में कितना जोड़ें जो 27 हो जाए, तो 22 में प्लस के 5 जोड़ सकते हैं तो ये 27 हो जाएगा। और यहाँ पर 9 है तो क्या हो जाएगा, ये 22 और 5 27, और ये अब 9 से क्या है विभाजित है, 9 तिया 27। ठीक है, यही पूछा जा रहा था कि क्या जोड़ें। क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि x की वैल्यू क्या होगी जो ये पूर्णतः विभाजित हो 9 से। तो 9 से विभाजन का रूल क्या है, इसमें हमने क्या जोड़ा, 5 जोड़ा है। 5 जोड़ते हैं तो संख्या 27 बन जाती है, तभी विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो क्या हो जाने वाली है, x की वैल्यू हो जाएगी न्यूनतम, और न्यूनतम देखनी है हमें क्या, तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो आती है 5। तो x का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। तो हमारी जो नई संख्या बन जाएगी वो बन जाएगी 6 7 3 5 5 1, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 7/12 है, 11/16 है, 12/17 है, 13/18 है और 31/36 है। में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी हमें बताना है। इसे करने के कई तरीके होते हैं, इसको डिवाइड करके भी आप कर सकते हैं, जो ऊपर अंक लिखा है उसको नीचे से डिवाइड कर सकते हैं। ये थोड़ा लेंथी हो जाता है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में समझा रही हूँ इसको। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम देख लेते हैं ऊपर का जो लिखा होता है संख्या का, किसी भी संख्या में जो ऊपर लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और जो अपॉन में लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हर बोलते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, हर माइनस अंश, क्या करते हैं, हर माइनस अंश करते हैं, देखते हैं इनमें क्या अंतर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हर को माइनस अंश का अंतर देखते हैं कितना आएगा, अंतर निकालिए अंतर लेने पर। ठीक है, अंतर लेते हैं तो क्या आएगा, लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, 12 - 7 = कितना आ जाएगा 5। दूसरा क्या है यहाँ पर 16 - 11 है, इसका क्या अंतर हो जाएगा 5। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 माइनस कितना है 12, इसका अंतर भी 5। फिर हो जाएगा 18 माइनस कितना 13, तो इसका अंतर भी 5 है। और जो नेक्स्ट नंबर बचा है 36 और ये -31, ये अंतर भी क्या है 5 है। यहाँ पर जो अंतर है वो क्या है, अंतर आ रहे हैं यहाँ पर हमारे समान। अगर अंतर समान आ जाता है, जिस कंडीशन को आप देखना चाह रहे हैं मैं वही उसी की बात कर रही हूँ। यहाँ पर अंतर जो है समान है तो हमें वो कंडीशन मिल चुकी है। अगर अंश और हर का अंतर जो है समान आता है तो जो जिस संख्या का अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो जिस संख्या का अंश क्या होगा, जिस संख्या का अंश बड़ा वही संख्या सबसे बड़ी, मतलब वही भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। भिन्न भी बड़ी होगी। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी भिन्न यहाँ पर बड़ी होगी। देखिए कौन कौन सी दे रखी हैं। सबसे पहले कौन सी दे रखी है, जिसका अंश सबसे बड़ा है। यहाँ जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं सबसे बड़ा जो अंश है वो किसका है, 31 का है। 31 सबसे ज़्यादा है इन सब संख्याओं में, तो 31 वाली संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। इसको सबसे शुरू में लिख लेंगे, ये सबसे बड़ी है। इससे छोटी कौन सी हो जाएगी वो देख लेते हैं। इससे छोटी हो जाएगी कौन सी, यही हो जाएगी 13 कितना 18। फिर उससे छोटी कौन सी हो जाती है, उससे छोटी यही आ जाएगी 12/17। फिर उससे छोटी कितनी हो जाएगी, उसकी छोटी हो जाएगी यहाँ पर 11/16।
फिर उससे छोटी कौन सी आ जाएगी, फिर आ जाएगी 7/12। तो यहाँ से आप सबसे छोटी भी बता सकते हैं, सबसे छोटी ये हो जाएगी और सबसे बड़ी जो है वो ये हो जाएगी 31/36, ये बड़ी हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा और ये आंसर भी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है भिन्न 14/15 के 3/4 का 60 गुना क्या होगा। तो हमें ये बताना है भिन्न क्या दे रखी है यहाँ पर, 14 बटे क्या लिखना है यहाँ पर 15, और मल्टीप्लाई कितना करना है हमें इसमें का कितना पूछ रहे हैं 3/4, 3/4 की बात हो रही है तो 3/4, और मल्टीप्लाई का 60 गुना, और इसका कितना का मतलब होता है गुणा का चिन्ह लगता है तो ये 60 गुना हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना है क्या होगा, बस यही आंसर लाना है इसका, हमें करके सोल्व देख लेते हैं किससे क्या डिवाइड हो रहा है। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक है, और 5 से 60 हो जाएगा, जी हाँ 5 से 60 हो जाएगा। 5 1 जा 5, यहाँ पर 1 बचता है, 5 2 जा 10, तो 12 पंजे होते हैं 60, ये कट जाता है पूरा पूरा। तो यहाँ बच क्या जाना है, यहाँ बच जाएगा कितना 14 मल्टीप्लाई 12, और अपॉन में कितना रह गया यहाँ पर मल्टीप्लाई 1/4 भी रह गया है ये वाला, इसको भी लिख लेते हैं। तो 4 से 12 हो जाएगा, 4 या 12 हो जाता है, और यहाँ पर क्या बच जाता है अब 14 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 1, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 1 3 हो जाएगा, 1 की जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आता है जिससे मल्टीप्लाई हो रही है, 3 1 3, और यहाँ पर 14 की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 14 या 42। तो यहाँ पर जो इसका मान पूछा है 14/15 का, तो वो क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। यहाँ का जो आंसर हो जाएगा राइट इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 42। चलिए आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 92 को रोमन संख्या में लिखने पर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। चलिए देख लेते हैं, 92 को रोमन में लिखना है तो सबसे पहले जान लेते हैं जो बेसिक नंबर होता है क्या होता है। 10 का कैसे लिखते हैं, एक्स बनाकर लिखते हैं 10 को, ठीक है, और यहाँ पर 100 को कितने से लिखते हैं तो सी बनाकर लिखते हैं किसको 100 से। इसमें इन्हीं दो संख्याओं का यूज़ होना है तो इसलिए मैं इन्हीं को बता रही हूँ आपको। और ये जो ऐसे करके लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है 2 होता है, इसका मतलब क्या होता है 1 होता है, ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब करना क्या है हमें, अगर जो 10 है संख्या से पहले लगा देते हैं तो वो इसका मतलब है उससे 10 कम हो रहा है, अगर बाद में लगाते हैं तो वो 10 संख्या में जुड़ रहा है। तो यहाँ पर हमें लिखना है 92, तो 92 कैसे लिख सकते हैं हम, तो हम क्या लिख लेंगे पहले हम इसको अपने ही अंकों में बना लेते हैं। क्या करते हैं माइनस कितना 100, और इससे कितना माइनस करना है हमें 10, रोमन में हम इसी को ऐसे ही लिखते हैं। अगर संख्या बड़ी वाली से छोटी संख्या माइनस हो रही है और माइनस का चिन्ह आ रहा है बड़ी के आगे तो वो माइनस की वैल्यू नहीं होती है रोमन में। तो ये लिखना है कैसे, 100 से 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 90, और प्लस कितना आ जाएगा 2, कितना 90 और 2 92 आ जाएगा। ये हो जाएगी हमारी रोमन वाले अंकों में लिखने के लिए, ये एकदम रेडी है। अब इसको हमें करना क्या है, 10 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जानी है, यहाँ पर हो जाएगी x माइनस 100 की वैल्यू कितनी हो जानी है यहाँ पर c, और प्लस इस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या 2 लाइन बोल सकते हैं आप इसको। तो ये क्या हो जाना है यहाँ पर, तो इसको हम क्या लिख देंगे cx 90 और प्लस 2 तो 92 ये हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ये कुछ ये हो जाएगा 90 और 2 92। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर थर्ड, तो थर्ड ऑप्शन जो है राइट है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको रोमन डिजिट याद करने होंगे, एटलीस्ट जो वैल्यू होती हैं जैसे L बराबर क्या होता है, इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू आती नहीं है, तो आपको ये बेसिक वैल्यू जो है याद कर लेनी है। L की वैल्यू 50 होती है और X की वैल्यू 10 होती है, C की 100 होती है, ये 2 हो ही गया, और 1 to 10 तो आपको याद करनी ही है, होना ही चाहिए। जैसे हमें मान लीजिए 30 लिखना है तो आप क्या लिखेंगे 10, इसकी वैल्यू 10 है, फिर 10 और फिर 10, तो ये हो जाएगा कितना 10 10 10 30, 10 20 और 10 30, ठीक है। इसी तरह से इनको लिख लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं, एक पिक्चर दे रखा है उसमें क्या 2 पार्ट उसके शेडेड हैं, बाकी वाइट पार्ट है, कि 4/3 का आधा कितना होगा। तो सबसे पहले हमें करके लेना है, सबसे पहले हमें इसे सोल्व कर लेना है, और सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम इसको काउंट करके लिखेंगे। जो कलर्ड पार्ट है उसको ऊपर लिख लेते हैं, तो कलर्ड पार्ट कितने हैं 1 और 2, तो कलर पार्ट हो गए यहाँ पर 2, और जो वाइट पार्ट है और जो कलर पार्ट है उन टोटल को ऐड करके लिख देते हैं कहाँ नीचे। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, तो नीचे आ जाएगा 6। पूछ रहे हैं उसका के का मतलब क्या होता है गुणा, 4/3, तो 4/3 लिख लेना है। फिर का मतलब हो जाएगा गुणा, और उसका आधा, आधे का मतलब होता है 1/2, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या बचता है यहाँ पर, यहाँ बच जाएगा कितना, चाहे तो आप इसको और शॉर्ट कर सकते हैं या इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 तिया 6। तो बराबर कितना आ जाएगा, ऊपर कितना बचता है 2 और गुणा 1, और नीचे कितना रह जाएगा 3 गुणा 3, तो 3 गुणा 3 ये रह जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा 2 ही कन 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 3 जा 9, 3 तिया 9 हो जाएगा। तो जो हमारा पार्ट आ जाता है निकल के वो आ जाएगा 2/9। तो अब आपको यहाँ पर देख लेना है कि 2/9 कौन से पिक्चर में आ रहा है। यहाँ पर 1 है, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ 3 है, ये इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ 2 है तो इसको काउंट कर लेते हैं। 2/9 तो 2 पार्ट तो ऊपर है, टोटल पार्ट जो है वो 9 होने चाहिए। यहीं से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो रहे हैं तो ये नहीं होगा। यहाँ देख लेते हैं 2 ऊपर है और टोटल पार्ट काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एकदम राइट हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या है, करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2/9। तो बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी। इसी के साथ आज की क्लास जो हो जाती है वो कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं सीटेट प्राइमरी एंड अपर दोनों लेवल में। इससे ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, अभी बेसिक करा रही हूँ। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो वर्क टाइम के होते हैं, प्रतिशतता वाले होते हैं, वो थोड़े इनसे थोड़े हार्ड होते हैं, तो वो मैं आपको करा देती हूँ। सबसे पहले आप बेसिक लेवल समझ लीजिए, जिनको नहीं आता वो भी करना सीख जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल की कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो सब्सक्राइब तो बनता ही है।